हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अपन क्लास 9th विषय विज्ञान के अध्याय नंबर 11 कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति के अभ्यास प्रश्न कर रहे थे। आज अभ्यास प्रश्न का इसी चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। इस पे अपन आगे के अभ्यास प्रश्न करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन है, एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है। ये वक्र पथ पर चलता है और वापस धरती पर आ गिरता है। पिंड के पथ के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित हैं, तो पिंड पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। सपोज करें ये क्षैतिज तल है, यहाँ से किसी ए पॉइंट से किसी पत्थर को फेंका तो गुरुत्व के कारण पत्थर कहाँ आएगा, वापस उसी जगह। ये जो ए प्रारंभिक, बी अंतिम, ये दोनों किसी एक ही समतल पर हैं, ठीक है। अर्थात इसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा दोनों पॉइंट पर क्या है, समान है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे ही पत्थर यहाँ से फेंका जाएगा तो इसमें जो गुरुत्व बल द्वारा किया गया गुरुत्वाकर्षण बल इस दिशा में लगेगा, जबकि विस्थापन इस दिशा में हो रहा। यहाँ बिंदु तक जाकर टोटल मैक्सिमम कार्य होगा, लेकिन वो कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। लेकिन जैसे ही इस अधिकतम स्थिति पुनः वापस आएगा, तब तक किया गया कार्य कैसा रहेगा, गुरुत्व बल की दिशा में। तो ये कार्य ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, लेकिन दोनों का परिमाण क्या रहेगा, समान रहेगा। और कुल किया गया कार्य कितना होगा, जितना धनात्मक है उतना ही ऋणात्मक। अर्थात कुल किया गया कार्य W = अपन को कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होता है, ठीक है। अर्थात किसी पत्थर को एक जगह से फेंकने पर पुनः पृथ्वी पर आने पर कुल गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य, हमेशा कार्य किस पर निर्भर करता है, बल पर निर्भर करता है, किस बल के द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, एक चूंकि पिंड के प्रत्येक प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर है, अर्थात पिंड का विस्थापन क्षैतिज रेखा में हो रहा है, इसलिए नेट विस्थापन गुरुत्वीय बल की दिशा के ऊर्ध्व नीचे नहीं हो रहा है। अर्थात गुरुत्वीय बल के कारण कोई कार्य, अर्थात गुरुत्वीय बल की दिशा विस्थापन की दिशा में, ये भी सही है, ये भी सही है। अगर ये तो था कुछ कोण बनाते हुए, ये क्या गया कि अगर यहाँ से यहाँ पर होता तो भी बात सही है, ठीक है। और ये कह रहा है कि जैसे ये विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, बल इस दिशा में लग रहा है। वक्र पथ पर जो दोनों किस कोण पर होते हैं, 90 डिग्री का, और कार्य W बराबर क्या होता है, ये दूसरा इसका दूसरा क्लोज दे सकते हैं, FS cos थीटा, और थीटा = 90 है, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0। 90 की वैल्यू 0, तो W भी क्या होगा, 0 होता है। अपन 2 क्लू भी दे सकते हैं। अब देखें अगला क्वेश्चन कि एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। सपोज करें ये अपने पास एक बैटरी है, इसका पॉजिटिव सिरा एक, इस बैटरी के अंदर जो एनर्जी रिजर्व होती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है, केमिकल एनर्जी। अब ये रासायनिक ऊर्जा जब अपन किसी युक्ति से जोड़ेंगे तो आयनों के प्रवाह के कारण इसके अंदर जो रासायनिक ऊर्जा है वो किस में परिवर्तित होगी, विद्युत ऊर्जा में। अब विद्युत ऊर्जा होगी, उससे अपने पास ऊष्मीय प्रभाव के कारण, यहाँ पे जो बल्ब लगाएंगे उसके ऊष्मीय प्रभाव के कारण विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट होगी, ऊष्मीय ऊर्जा में। और वो ऊष्मीय ऊर्जा वापस किस में कन्वर्ट होगी, प्रकाशीय ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। अर्थात बैटरी से बल्ब जलता है तब 4 प्रकार की ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। पहले रासायनिक ऊर्जा, फिर रासायनिक ऊर्जा किसमें, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में, और ऊष्मीय ऊर्जा के द्वारा अपन प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ठीक। चलिए आगे के क्वेश्चन देखें अपन। यहाँ पे देखें कि 20 किलोग्राम M = कोई 20, कोई बल इसके वेग को पहले 5 मीटर था,
फिर कितना 2, इसके वेग को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, परिवर्तित कर देता है। तो बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। अब देखें कि आप जानते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय W = डेल्टा के ए। किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, पहले 5 मीटर प्रति सेकंड से गति करा तब उसका वेग गतिज ऊर्जा अलग होगी, फिर 2 से तो इसकी गतिज ऊर्जा अलग होती है। ठीक, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के थ्रू W = डेल्टा के ए किया गया कुल कार्य उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो अपन कैसे हैं, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन तो 1/2 m, यहाँ से देखें इसको लिखा गया यहाँ पे गतिज ऊर्जा में पहले 1/2 mv² - c²। ये किया गया कार्य ऋणात्मक क्यों होया, क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा में क्या कर रहे हैं अपन, कमी, अर्थात उसकी ऊर्जा में क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, अर्थात ये ऊर्जा में कमी को प्रदर्शित करता है। ठीक, बाकी अगला क्वेश्चन देखें। इसमें एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड मेज पर ए बिंदु पर, जैसे इस बिंदु पर रखा है, इसे बी बिंदु तक लाया जाता है। यदि ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज है तो पिंड पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य देखिए। अब देखिए ये जैसे ए से बी तक ले जा रहे हैं, अर्थात इसका विस्थापन की डायरेक्शन ये है, लेकिन इस सतह पर जो गुरुत्वाकर्षण बल की डायरेक्शन क्या होगी, ये गुरुत्वाकर्षण बल तथा विस्थापन की दिशा के मध्य कोण कितना है, 90 डिग्री। तो अपन कह सकते हैं कि W = Fs cos थीटा cos 90, तो किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा, अर्थात गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य। यहाँ पे कोई न कोई कार्य तो हो रहा है, कोई बल लग रहा होगा जो इसको A से B तक ले जा रहा है, लेकिन इसके गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 0 होता है। ठीक है, तो यही मेथड है Fs cos थीटा वगैरह 0। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आए अपन। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि मुक्त रूप से गिरते हुए एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, क्या हुई ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन करती है, कारण बताइए। अब देखें, जो स्वतंत्र रूप से या मुक्त रूप से गिरता हुआ कोई पिंड है वो अपने पास ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, अर्थात ये ऊर्जा संरक्षण नियम पर का पालन करता है। क्या करता है, पालन करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा में लगातार कमी हो रही है, ये बात तो सही है, लेकिन ये क्या है, ये ऊर्जा संरक्षण का उल्लंघन करते, ये चीज़ क्या है, गलत है। क्योंकि जितनी मात्रा में स्थितिज ऊर्जा में पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कमी होगी उतनी ही मात्रा में काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है। क्योंकि ऊर्जा संरक्षण गतिशील पिंड में गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों होते हैं। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कमी होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी के अंदर वृद्धि होती है। दोनों परिमाण में बराबर होती है, लेकिन एक में वृद्धि होती है, दूसरे में ह्रास होता है। अर्थात ये हमेशा क्या रहती है, अचर रहती है। इसलिए अपन ये नहीं कह सकते ऊर्जा संरक्षण का उल्लंघन है। ठीक है, ये देखो जिससे काइनेटिक मैक्सिमम पर काइनेटिक एनर्जी 0 होती, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी कमी होती है, काइनेटिक एनर्जी वृद्धि होती है। अर्थात स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा हमेशा अचर अर्थात कांस्टेंट रहती है। अब देखिए, जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन से ऊर्जा रूपांतरण होता है। अब साइकिल चलाते समय व्यक्ति के अंदर अपने पास देखा जाए तो भोजन के अंदर वैसे देखा जाए, लेकिन वो अपन उस एनर्जी को नहीं, रासायनिक ऊर्जा होती है। लेकिन अपन व्यक्ति के द्वारा डायरेक्टली बात करें कि जैसे पेडल घुमाएगा उस ऊर्जा को, तो व्यक्ति से कौन सी ऊर्जा पेडल घुमाएगा। पेडल का मतलब व्यक्ति से कौन सी ऊर्जा, वो यांत्रिक ऊर्जा, कौन सी,
मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। ये वह यांत्रिक ऊर्जा करा जिसके फलस्वरूप साइकिल के पहिए को घुमाएगा। अब ये यांत्रिक ऊर्जा किस रूप में बदलेगी? इस पहिए को घुमाएगा मतलब गतिज ऊर्जा में बदलेंगे, और उस गतिज ऊर्जा का कुछ भाग होगा वो किस में खर्च होगा? घर्षण बल के सामना करने में या घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने में खर्च होगा, अर्थात इससे कुछ उष्मीय ऊर्जा के रूप में भी बदल जाता है। जैसे कुछ समय तक टायर चलता है तो टायर गर्म हो जाए, मतलब अपने पास जो मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा है उसका कुछ भाग है और घर्षण बल का सामना करने में कारण उसके विरुद्ध किया गया कार्य उष्मीय ऊर्जा के रूप में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पूरा बताएगा डायग्राम। तो अपने पास केवल कौन सी ऊर्जा होती है? पेशीय ऊर्जा होती है। पेशी का अंदर पेशीय ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी? रासायनिक एनर्जी से। उस पेशीय ऊर्जा से पेडल घुमाना का मतलब यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा से साइकिल चलेगी मतलब किस में कन्वर्ट होगी? गतिज ऊर्जा में। और घर्षण के कारण कौन सी ऊर्जा? उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। तो इस प्रकार से एनर्जी का साइकिल रहता है। हमेशा ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते, केवल एक रूप से दूसरे रूप में अपन परिवर्तित करते हैं। ये चीज़ अपन जानते हैं, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन ये है कि जब आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को धकेलना चाहते हैं और उसे हिलाने में असफल हो जाते हैं, तो क्या इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? आपके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा कहाँ चली जाती है? अब देखिए, जैसे बड़ा सा पत्थर है, आप उसको हिला नहीं पा रहे, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका ने कार्य नहीं किया। आपने कुछ कार्य किया, मतलब आपके द्वारा यहाँ से कुछ ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ, लेकिन चट्टान यहाँ से विस्थापित नहीं हुई क्योंकि इसका जो जड़त्व होगा, क्या होगा? जड़त्व होगा, वो बहुत अधिक होगा, जो आपके द्वारा लगाए गए या आपके द्वारा दी गई ऊर्जा से वो ज़्यादा है, इसलिए वो अपने पास, तो अपन कह सकते हैं ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। तभी तो अपन कुछ समय तक जिस पत्थर को, बड़े पत्थर को धकेलना चाहते हैं, कुछ समय बाद में अपन थकान महसूस करते हैं। क्या करते हैं? थकान। मतलब जो अपने पास एनर्जी थी वो किस में रूपांतरित होगी? पसीने के रूप में, मतलब उष्मीय ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाती है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें कि किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की 250 यूनिटें व्यय हुई, तो ये ऊर्जा जूल में कितनी होगी? आप जानते हैं एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट हावर, अर्थात 1 किलोवाट हावर के अंदर यूनिट होते हैं 3 जूल होता है, सॉरी यूनिट क्या, 1 किलोवाट तो यूनिट, तो एक यूनिट में 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं। अब इसमें क्या होगा? 250 यूनिट है, तो 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 10⁸, तो एक महीने के अंदर व्यय ऊर्जा जूल में कितनी होगी? 9 × 10⁸, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। आप इसके जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आप इसको पढ़ें, समझें, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपको रियल लाइफ के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसको वैज्ञानिक मेथड से या उसका वैज्ञानिक कारण को बताते हैं। इसको अपन 10th क्लास के अंदर भी पढ़ते हैं, 11th क्लास के अंदर भी पढ़ते हैं, और मैकेनिक्स अर्थात फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक या महत्वपूर्ण पार्ट माना गया, ठीक है। चलिए, तो आपको चीज़ें समझ में आए होंगे। धन्यवाद।